Hello and welcome to Dynamic IAS. Today we will discuss about Union Public Service Commission. The mode of discussion would be Hindi as well as English. तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज के डिस्कशन में हम जो जो चीज़ें कवर करने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन ऑफ यूपीएससी कि भाई यूपीएससी क्या है, किस टाइप की बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको क्या जगह कहाँ जगह दी हुई है। उसके बाद है कॉम्पोजिशन, कितने मेंबर्स से मिलके बना हुआ है और उनकी अपॉइंटमेंट वगैरह कौन करता है, ये चीज़ें हम कवर करेंगे। फिर है अगर उनको रिमूव करना पड़ जाए तो क्या प्रोसीजर है, क्या क्या उनको सेफ गार्ड दिए हुए हैं। देखिए कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अगर उसको एक एफिशिएंट वे में काम करवाना है तो उसको कुछ इंडिपेंडेंस ज़रूरी है, और वो इंडिपेंडेंस तभी आती है जब उसको कुछ सेफ गार्ड्स मिले होते हैं। ठीक है, और ओवरऑल एट द एंड हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द फंक्शनिंग ऑफ यूपीएससी, व्हाई यूपीएससी वाज क्रिएटेड एंड हाउ इट इज़ परफॉर्मिंग दैट रोल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए सिविल सर्विसेज जो हैं दे आर द बैकबोन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऑफ अ डेमोक्रेसी। बिल्कुल सही बात है भाई। क्यों? क्योंकि बिना सिविल सर्वेंट्स के आप जो भी पॉलिसीज बनाई जाती हैं उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हो। दे एग्जीक्यूट द पॉलिसीज फॉर्म्ड बाय द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स। देखो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए what are the different types of executives. So executives are mainly of two types. One is political executive and second is your permanent executives. So political executives तो वो एग्जीक्यूटिव होते हैं जिनको इलेक्ट करके जनता ने यहाँ भेजा हुआ है इनिशियली एज एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, बट लेटर ऑन दे आर मेड मिनिस्टर्स। तो जैसे ही एक एमएलए या एमपी मिनिस्टर बन जाता है देन बिकम्स अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, और उस एग्जीक्यूटिव को हम बोलेंगे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। दे कीप ऑन चेंजिंग। आज कोई सीएम है कल कोई सीएम होगा, आज कोई पीएम है कल कोई पीएम होगा, तो दे आर नॉट परमानेंट इन नेचर। सेकेंड टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव्स आर परमानेंट एग्जीक्यूटिव। परमानेंट एग्जीक्यूटिव वो एग्जीक्यूटिव होते हैं जो कि टाइम टू टाइम चेंज नहीं होते आफ्टर देयर अपॉइंटमेंट। फॉर एग्जाम्पल एन आईएएस ऑफिसर, ठीक है, आईएएस हो गया, आईपीएस ऑफिसर्स हो गए, दे आर परमानेंट इन नेचर। ये जो है परमानेंट, जो टेम्परेरी वाले एग्जीक्यूटिव होते हैं उनके लिए काम करते हैं। उनकी जो पॉलिसीज फॉर्मुलेट की जाती हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इम्प्लीमेंट करने में सबसे पहले ऊपर आता है कोई भी मिनिस्टर, और मिनिस्टर काम करने के लिए बोलेगा परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स का, तो वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स फिर उसको एग्जीक्यूशन में मदद करते हैं। It was the Chinese who gave the world the concept of recruitment of civil services through open competitive examinations. भाई चाइनीज लोगों ने सबसे पहले ओपन कंपटीशन के थ्रू सिविल सर्वेंट्स हैं उनको रिक्रूट करना स्टार्ट किया था। इससे पहले जो है ये कंसेप्ट नहीं था। जो दूसरे एम्पायर्स थे पुराने टाइम पे वो मतलब डायरेक्टली अपनी मर्जी से उनको अपॉइंट करते थे, ना कि ओपन कंपटीशन के थ्रू। The civil service in India has two levels, one at union and another at स्टेट लेवल। बिल्कुल सही है भाई, सेंटर के अलग से हमारे सिविल सर्वेंट्स होते हैं और स्टेट के अलग से होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो सेंटर के लिए भी काम करते हैं और स्टेट के लिए भी काम करते हैं। अगर मैं बात करूं पब्लिक सर्विसेज की, तो पब्लिक सर्विसेज हैं दे आर ऑफ थ्री टाइप। नंबर वन ऑल इंडिया सर्विसेज, and number two is your central services, and number three is state services. So all India services means they are recruited by the center but they serve for center as well as state. ऑल इंडिया सर्विसेज जैसे कि मान के चलो आईएएस, आईएएस जो है उसको रिक्रूट कौन करता है? सेंटर, विद द हेल्प ऑफ यूपीएससी। एंड वो सेवाएं किस किस के लिए देता है? सेंटर के लिए भी और स्टेट के लिए भी। डीसी या डीएम किसी डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहा है तो जिस टाइम पे वो डीएम या डीसी है वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो कैबिनेट सेक्रेटरी का काम करता है वो किसके लिए काम कर रहा है? सेंटर। इसी तरीके से दूसरी होती है हमारी, नंबर वन इज ऑल इंडिया एंड नंबर टू जो हमारी सेंट्रल सर्विसेज। तो सेंट्रल सर्विसेज जो होती हैं दे आर एक्सक्लूसिवली रिक्रूटेड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दे वर्क फॉर
सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली। इसका एग्जाम्पल है हमारा IRS। ऑल इंडिया कौन सी हैं? IAS, IPS एंड IFS। IFS इंडियन फॉरेन सर्विसेज नहीं, यहाँ पे IFS है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, वो ऑल इंडिया है। IRS एंड IFS इंडियन फॉरेन सर्विसेज, दे आर सेंट्रल सर्विसेज, नॉट ऑल इंडिया सर्विसेज। ओके, एंड नंबर 3 इज योर स्टेट सर्विसेज। तो स्टेट सर्विसेज में क्या आएंगे? आपकी जो लोकली स्टेट्स पब्लिक सर्विस कमीशन जिनको रिक्रूट करते हैं, फॉर एग्जांपल HPSC, HCS, UPPSC, RAS, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। तो ये क्या होगी? हमारी स्टेट सर्विसेज होगी। द ऑफिशियल्स ऑफ यूनियन आर रिक्रूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। जो यूनियन के ऑफिशियल्स हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्रूट करती है विद द हेल्प ऑफ UPSC। एंड व्हाट इज UPSC? UPSC इज ए वॉच डॉग ऑफ मेरिट सिस्टम इन इंडिया। इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। देखो, मैंने शायद आपको ये पहले भी बताया हुआ है दैट constitutional body is the body which is created under some article of the constitution, जिसको हमारे संविधान ने क्रिएट किया है किसी अनुच्छेद के तहत। दूसरी होती है statutory body which is not created by the constitution but by some law of the parliament. Okay, for example women commission, इसको पार्लियामेंट में लॉ पास करके बनाया गया था। तो बॉडीज जो होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी, एंड UPSC इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी डिस्क्राइब्ड इन पार्ट 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आइए स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री। देखिए, अगर मैं हिस्ट्री ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करूं तो हम 1850s में जा सकते हैं। And in 1850s, there was an act which was known as Charter Act of 1853. It provided for competitive exam for the civil services, in which Indians can also take part. वे Indians भी civil services में हिस्सा ले सकते हैं। And Satyendra Tagore was the first Indian to be inducted in civil services. The problem was that exam was conducted in Britain. लंदन में ही होता था भाई पेपर। उसके बाद क्या हुआ? There was a need कि भाई पेपर भी इंडिया में करवाया जाए। In that case, Government of India Act provided for the establishment of Public Service Commission। और 1922 में पहली बार जो एग्जाम है इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए, that was conducted in India. Central Public Service Commission was set up in 1926 under Government of India Act 1919. तो पहली बार कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन बनता है तो वो 1926 में बनता है। उसके बाद क्या आता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है, वो और भी कुछ चेंजेस मतलब प्रोवाइड करता है। सो व्हाट इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। बिकॉज आपको पता होगा जब हिस्ट्री में आप पढ़ोगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक फेडरेशन सेटअप करने की बात करता है। फेडरेशन में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा? ब्रिटिश प्रोविंसेस, मतलब जो प्रोविंसेस ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन आते हैं, और प्रिंसली स्टेट्स। तो ये ऐसे फेडरेशन की बात होती है उस टाइम पे। हालांकि फेडरेशन एग्जिस्टेंस में नहीं आई थी बिकॉज ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, बट इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन ऑल्सो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने ये भी एक प्रोविजन किया था कि भी स्टेट जो प्रोविंसेस हैं, उस टाइम पे तो खैर स्टेट तो नहीं एग्जिस्टेंस में आए थे, प्रोविंसेस भी अपने लेवल पे पब्लिक सर्वेंट्स को रिक्रूट कर सकते हैं, और एक से ज्यादा जो प्रोविंसेस हैं उनके लिए ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की भी बात करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आफ्टर इंडिपेंडेंस UPSC वाज क्रिएटेड अंडर पार्ट 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद है कॉम्पोजिशन। तो पब्लिक सर्विस कमीशन कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन एंड अदर्स। ठीक है, एक चेयरमैन होता है और अदर्स होता है।
तो अदर्स कितने होंगे ये डिसाइड कौन करेगा, ये डिसाइड करेगा प्रेसिडेंट। और मैंने आपको पहले भी बताया है, प्रेसिडेंट हेयर इज नॉट एन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। President in most of the cases is equal to Council of Ministers. That president has to act according to the advice tendered by the Council of Ministers. मतलब प्रेसिडेंट को जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस देंगे उसके तहत काम करना ही करना होगा। देयर आर वेरी फ्यू इंस्टांसेस कि उसकी पर्सनल डिस्क्रिशन चलती है। द टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ कमीशन इज नॉट फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं फिक्स किया और इसको किसके उस पर छोड़ दिया, प्रेसिडेंट के ऊपर। प्रेसिडेंट इज इक्वल टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर इनडायरेक्टली इसको छोड़ दिया। नो क्वालिफिकेशंस आर लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द मेंबर्स ऑफ द कमीशन। तो कमीशन के मेंबर्स की क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी प्रावधान नहीं किया गया हमारे संविधान में। क्या प्रावधान है, प्रावधान ये है कि ये प्रेसिडेंट ही डिसाइड करेगा कि जो मेंबर्स हैं या चेयरमैन है उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी। एक्सेप्ट वन थिंग, एक कंडीशन दे रखी है हमारे संविधान ने, और वो कंडीशन ये है, हाफ ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमीशन शुड हैव such persons who had office for at least 10 years either under the government of India or the state। मतलब आधे मेंबर ऐसे होने चाहिए जिन्होंने या तो भारत सरकार के तहत कुछ सेवाएं दी हों या फिर किसी राज्य सरकार के लिए सेवाएं दी हों कम से कम 10 साल के लिए। द चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स ऑफ यूपीएससी आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो अभी अपॉइंटमेंट की बात करेंगे हम, तो कौन अपॉइंट करता है इनको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कितने टाइम के लिए, आइदर फॉर द 6 years और ही और सी अटेन्स द एज ऑफ 65। या तो वो 6 साल के लिए उनको अपॉइंट किया जाता है या फिर वो 65 तक की एज तक के लिए उनको अपॉइंट किया जाता है। दे कैन वैकेट देयर ऑफिसेज एट एनी टाइम। वो आप किसी भी टाइम अपने ऑफिस को वैकेट कर सकते हैं, बट हेयर द थिंग इज वो रेजिग्नेशन किसके नाम देंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के। दे कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म बाय द प्रेसिडेंट इन द मैनर एज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जो राष्ट्रपति है हमारा वो भी उनको हटा सकता है, बट ऐसा नहीं है कि सुबह राष्ट्रपति जी उठे और बोल दिया भाई जा तू अपना, तेरा काम खत्म हो गया। वो कैसे करेंगे, एज द मैनर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि जैसे संविधान में एक तरीका दिया हुआ है उस तरीके के तहत उसको हटाया जाएगा। The president can appoint one of the members of UPSC as an acting chairman. Acting chairman is like a temporary measure. Temporary measure ये कब किया जाएगा, जब या तो चेयरमैन की जो सीट है वो खाली हो, आइदर उसकी डेथ हो जाए या किसी और कारणवश से खाली हो गई, या फिर चेयरमैन अपने काम अच्छे से नहीं कर रहा है, उस केस में क्या कर सकता है प्रेसिडेंट वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ यूपीएससी। देखो अभी आपको बताया था यूपीएससी के जो मेंबर्स होंगे दे आर चेयरमैन प्लस अदर्स। नाउ इफ द चेयरमैन इज नॉट अवेलेबल, इन दैट केस वन ऑफ द मेंबर्स फ्रॉम अदर कैन बी अपॉइंटेड एज चेयरमैन। उसको चेयरमैन अपॉइंट किया जा सकता है। नेक्स्ट इज ग्राउंड फॉर रिमूवल, कि किन किन बेसिस पे प्रेसिडेंट, चेयरमैन या फिर अदर मेंबर्स जो हैं उनको हटा सकता है। तो पहला तो ये है, इफ आइदर चेयरमैन और द अदर मेंबर एंगेजेस ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस इन पेड एम्प्लॉयमेंट में, इसके अलावा कहीं दूसरी जगह पेड एम्प्लॉयमेंट में काम कर रहा है, उस केस में या तो चेयरमैन है या अदर मेंबर है उसको प्रेसिडेंट हटा सकता है। दूसरा है, इफ ही और सी इज अनफिट आइदर मेंटली और फिजिकली, या तो कोई भी मेंबर या चेयरमैन फिजिकली या मेंटली अगर वो अनफिट है तो उस केस में भी प्रेसिडेंट उसको हटा सकता है। तीसरा है, उसको दिवालिया घोषित कर दिया गया है। ये तो हो गए कॉमन रीजंस जिनकी वजह से चेयरमैन या किसी मेंबर को प्रेसिडेंट हटा सकता है, बट देयर आर सम रीजंस विच कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मिसबिहेवियर, कि भाई अगर कोई भी मेंबर या चेयरमैन मिसबिहेवियर करता है तो उसको भी हटाया जा सकता है।
तो मिसबिहेवियर क्या वेग टर्म है कि भाई गाली दे दी या कुछ ऐसा, उसको मिसबिहेवियर कहेंगे? नहीं, दैट हैज ऑल्सो बीन डिफाइंड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। भाई कल को ऐसा ना हो किसी भी चीज को मिसबिहेवियर का नाम लिया और मेंबर या चेयरमैन को हटा दिया। तो इस चीज से बचने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने मिसबिहेवियर जो टर्म है उसको डिफाइन कर दिया। क्या है मिसबिहेवियर? इफ ही और शी इज इंटरेस्टेड एनी कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्ट रखता हो और उस कॉन्ट्रैक्ट से उसको प्रॉफिट हो रहा हो, ये भी इंपॉर्टेंट है कि उस कॉन्ट्रैक्ट से उसको प्रॉफिट हो रहा हो, तो उसको मिसबिहेव किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कल को भाई मतलब चेयरमैन को ड्यूटी है कि भाई आप OMR शीट प्रिंट करो आने वाले एग्जाम के लिए, वो इस प्रिंटिंग का ठेका अपने बेटे को दे दे, तो वो क्या होगा? दैट इज पार्ट ऑफ मिसबिहेवियर। However, in case of misbehavior, President has to refer the matter to the Supreme Court. अगर मैटर मिसबिहेवियर की कैटेगरी में आता है तो उस केस में प्रेसिडेंट को वो मैटर सुप्रीम कोर्ट को भेजना होगा और सुप्रीम कोर्ट उसकी इंक्वायरी करेगा और इंक्वायरी के बाद प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगा और वो एडवाइस प्रेसिडेंट को माननी होगी, बाइंडिंग होगी वो प्रेसिडेंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट इज सेफगार्ड्स टू द मेंबर्स ऑफ यूपीएससी। क्या क्या सेफगार्ड दिए गए हैं? क्योंकि देखो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट रोल है देश के अंदर, इसी वजह से तो उसको संविधान में मेंशन किया गया है और उसके जो मेंबर्स होंगे उसको कुछ सेफगार्ड्स देने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर उनको सेफगार्ड नहीं दिया गया तो वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाते। तो क्या क्या सेफगार्ड दिए गए हैं? द चेयरमैन और द मेंबर ऑफ यूपीएससी कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस ओनली बाय एन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट के द्वारा ही उसको रिमूव किया जा सकता है। द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ मेंबर ऑफ यूपीएससी शैल नॉट बी वेरिड इन हिज और हर डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। अभी आपने किसी मेंबर को या चेयरमैन को अपॉइंट कर दिया, कल को बोल दिया कि भाई आपकी सर्विस ना 6 साल के लिए नहीं, अब से हम नया रूल बना रहे 3 साल के लिए होंगी, ऐसा नहीं कर सकते। उसकी सैलरी आप घटा देते हो, 1 लाख नहीं हम तो आपको अभी 70 से देंगे, तो उसकी अपॉइंटमेंट के बाद नहीं कर सकते, उससे पहले कर सकते हो। भाई नया प्रोविजन आया है, अभी 3 साल के लिए अपॉइंट करेंगे, किसी को आना है तो आओ, नहीं तो नहीं, लेकिन अपॉइंटमेंट के बाद नहीं घटा सकते। The expenses of UPSC, including salaries, allowances and pensions of the members are charged upon, ये देखो, consolidated fund of India। दो चीजें होती हैं, इसको ध्यान से देखना। One thing is charged upon and another is made from the consolidated fund of India। जो चार्ज्ड अपॉन होती है ना, उस फंड के लिए पार्लियामेंट के अंदर वोटिंग नहीं होती जब बजट पास किया जाता है, और मेड फ्रॉम के लिए पार्लियामेंट के अंदर वोटिंग होती है जब बजट पास किया जाता है। तो जो अलाउंसेस दिए जाएंगे यूपीएससी मेंबर्स को वो बिना वोटिंग के दिए जाएंगे। मतलब ये कहीं ना कहीं आज़ादी है कि भाई उनको एक इंडिपेंडेंस दी जाए ताकि हर बार उनकी अलाउंसेज में या अपॉइंटमेंट में कम से कम छेड़छाड़ हो। द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी इज इनएलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट आइदर अंडर यूनियन और स्टेट आफ्टर रिटायरमेंट, बट अ मेंबर ऑफ यूपीएससी कैन बी अपॉइंटेड एज द चेयरमैन। ये देखो, ये 2-3 चीजें हैं यहाँ पे, इसको अलग अलग लेनी है। एक तो क्या है, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी इज इनएलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट, अगर वो रिटायर हो जाता है तो उसको भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अंडर कोई भी एम्प्लॉयमेंट के लिए वो एलिजिबल नहीं है। तो ये क्या है, एक तरीके से उसकी इंडिपेंडेंस को बढ़ाता है, क्योंकि कोई पॉलिटिकल पार्टी उससे इस तरीके से काम ना करवाए कि भाई आपको हमारे फेवर में ये काम कर दो तो हम आपको ना आफ्टर रिटायरमेंट ये पोस्ट दे देंगे या आपको ये बना देंगे या वो बना देंगे। इस चीज़ से बचने के लिए संविधान उसको रोकता है कि आप एलिजिबल ही नहीं हो किसी चीज़ के लिए। दूसरा क्या है, इसमें भी एक कंडीशन है, बट मेंबर्स ऑफ यूपीएससी मे बी अपॉइंटेड एज द चेयरमैन। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन क्या है, देखो मेंबर कितने होते हैं, चेयरमैन होगा एक तो, प्लस अदर होंगे।
अब चेयरमैन का तो बिल्कुल खत्म खाता, अगर वो रिटायरमेंट है तो कहीं नहीं जा। लेकिन अदर में से जैसे अभी यहाँ 6 साल के लिए रहा, तो फॉर अनदर 6 years ही कैन बी मेड द चेयरमैन, वो चेयरमैन बन सकता है यूपीएससी का, और कुछ नहीं। तो ये एक एक्सेप्शन है यहाँ पे। फंक्शंस ऑफ यूपीएससी, यूपीएससी के क्या फंक्शंस हैं? देखिए, यूपीएससी का जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शंस है वो तो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है, अपॉइंटमेंट करके देना है। किस किस के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं? ऑल इंडिया सर्विसेज के करवाते हैं, सेंट्रल सर्विसेज करवाते हैं, और सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरीज यानी कि यूनियन टेरिटरीज के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन की तरह ये काम करता है। ठीक है। उसके बाद है, इफ 2 or more स्टेट्स रिक्वेस्ट यूपीएससी फॉर कंबाइंड रिक्रूटमेंट। कंबाइंड रिक्रूटमेंट क्या होता है? फॉर एग्जांपल, कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो एक से ज़्यादा स्टेट्स में उनकी सर्विसेज जाती है। फॉर एग्जांपल, मान के चलो कोई डैम बना हुआ है और वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। अब उस डैम का जो टेरिटोरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है वो एक से ज़्यादा स्टेट्स में है। जैसे कि मान के चलो वो बिजली प्रोड्यूस करके एमपी को भी दे रहा है और वो राजस्थान को भी दे रहा है। इन दैट केस both the states can request UPSC and UPSC can recruit the officials for that particular dam। ठीक है, तो combined recruitment भी करवा सकता है। UPSC serves the needs of state on demand of governor and with consent of President of India। It is the duty of Union Public Service Commission to submit annual report to the President with regard to work done by it। हाँ, हर साल जो है यूपीएससी ने जो काम किया है उसकी रिपोर्ट तैयार करती है, उस रिपोर्ट को प्रेसिडेंट को देती है, और प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को बोथ हाउसेस के सामने रखता है, और उसके बाद मेमोरेंडम होता है पार्लियामेंट के अंदर, एक्शन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन। यहां तक की बात होती है कि भाई जो रिपोर्ट के अंदर जो रिकमेंडेशंस दी गई उनके ऊपर सरकार ने कुछ काम किया कि नहीं किया, किया तो क्यों नहीं किया, और नहीं किया तो क्यों नहीं किया। यूपीएससी मस्ट बी कंसल्टेड। अब यहाँ पे आता है कि यूपीएससी कहाँ कहाँ कंसल्ट की जाती है। ऑन द मैटर्स रिलेटिंग टू द मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट, कैसे रिक्रूटमेंट किए जाने चाहिए। ऑन द प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड इन अपॉइंटमेंट्स, अगर कोई अपॉइंटमेंट की जाती है, कोई प्रमोशन किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है किसी भी अधिकारी का, उस केस में भी यूपीएससी को कंसल्ट किया जाता है। किसी अधिकारी के खिलाफ, किसी कर्मचारी के खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी मैटर है या कोई एक्शन लेना है, उस केस में भी यूपीएससी से कंसल्ट किया जाता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे, द रिकमेंडेशंस ऑफ यूपीएससी आर ओनली एडवाइजरी इन नेचर एंड नॉट ऑब्लिगेटरी ऑन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के ऊपर वो सिर्फ एडवाइस देती है, ये प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसकी रिकमेंडेशंस को माने या ना माने। बट द रिजेक्शन हैज टू बी जस्टिफाइड इन द पार्लियामेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर उसकी रिकमेंडेशंस को रिजेक्ट किया जाता है तो उसको पार्लियामेंट में जस्टिफाई करना पड़ेगा। पार्लियामेंट कैन कन्फर एडिशनल फंक्शंस टू द यूपीएससी रिलेटेड टू सर्विसेज। तो इन मतलब जो ड्यूटीज दी गई हुई हैं, इनके अलावा भी पार्लियामेंट यूपीएससी को एक्स्ट्रा ड्यूटीज दे सकता है। So this was all about UPSC. Thank you for watching, and please give me the feedback where I need to improve my presentation. Thank you.